हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग आज फिर इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में जुड़ जाएं और अभी तक का जिसने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। आज टॉपिक है आपका क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन। मेंसुरेशन पर आज हम बात करेंगे कि बेलन बेलन क्या होता है, बेलन कैसे बना होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकाले जाते हैं और इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे आज। और अभी तक आज पार्ट ये क्षेत्र मिति का पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक हमने वीडियो डाल चुके हैं। जिसने पार्ट 5 तक वीडियो अभी नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर वीडियो पार्ट 5 तक देख लें, क्योंकि वहाँ पर एकदम शुरुआत से पढ़ाया गया है आपको जीरो लेवल से। बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हम आपको उल्टा सीधा ऐसे बता देंगे, ये भी क्वेश्चन हम आपको एकदम जीरो लेवल से समझाएंगे कि जीरो से क्या होता है। समझ में आ रही है ना? और इन्जॉय के साथ पढ़ें। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जब पढ़ते समय आपको इन्जॉय आता है, उसमें मज़ा आता है, तो पढ़ने में एक दो दो या 3 घंटे नहीं पढ़ाई होती, फिर उसमें 12-12 13-13 घंटा हो जाता है। इसीलिए इन्जॉय के साथ पढ़ाई पढ़ें। इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी है इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। हम आपको एकदम इंजॉय के साथ पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे कि ये कहाँ से आता है, ये कैसे बनता है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, वक्रपृष्ठीय सूत्र क्या होते हैं। ये सब क्या बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है, बस आपको दिमाग में चित्र बैठा लेना है। उसी चित्र के माध्यम से आज हम आपको समझाएंगे कि क्षेत्रफल का सूत्र कहाँ से आता है, कि कहीं से ऊपर से टपक के नहीं आता है। वो सूत्र हम चित्र के माध्यम से बनाया जाता है, यहीं पर सूत्र तैयार किया जाता है, यहीं से उससे पैदा किया जाता है। हम भी तो कहीं न कहीं से पैदा होकर आए हैं ना। उसी तरह सूत्र भी कहीं से पैदा होकर आता है। वो किससे आता है? बेलन से। बात समझ में? या बेलन के चित्र से। बेलन के चित्र से सूत्र पैदा होता है, और जब सूत्र पैदा हो जाता है तो वो बड़े बड़े क्वेश्चनों को निर्माण कर देता है। वही आपका क्वेश्चन बन जाता है। समझ में ना? तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने लिखा है बेलन। आज हम बात करेंगे कि बेलन पर बात करना कि बेलन क्या चीज़ होता है। सबसे पहले ठीक देखते हैं बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कैसे, ये हम बात करेंगे। ठीक, ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ देखना। तो देखते हैं बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पहले एक बेलन बना लें, ध्यानपूर्वक देखना है। ये आपका एक क्या है? बेलन। बेलन आप लोग देखे हैं ना, ऐसे ही तो बेलन रहता है ना। ठीक, अब ये है बेलन। अब वो क्या कह रहा है? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चादर का क्षेत्रफल। चादर, जैसे मुझे किसी चीज़ को बनाना होता है, किसी एक चादर से बनाया जाता है ना। ये बेलन किससे बना होगा? किसी एक चादर से। जैसे चादर वो कैसा होगा, ऐसा ही चादर रहता है। ध्यानपूर्वक देखना है, एक एक चीज़ हम आपको आज समझाएंगे यहीं पर। इस तरह का चादर होता है, और जब इसी चादर को यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे जब मोड़ दिया जाता है तो एक बेलन बन जाता है, और इसी का वक्रपृष्ठ, इसी को वक्र कहा जाता है। समझ में आई ना बात? एक एक चीज़ समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है, यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ना है तब हमारे चैनल में मत जुड़ना, और सीखना है तभी हमारे चैनल में आप लोग जुड़ जाना। ठीक, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से ज़रूर करना। ठीक, आगे देखते हैं। ये क्या है? एक वक्र। इसी को जब हम यहाँ से पकड़ के यहाँ से इसको और ऐसे घुमा देंगे, जैसे ये है, इसको और ऐसे हम घुमा देंगे तो एक बेलनाकार बन जाएगा ना। उसी का तो यही वक्र है ना। तो इसी का क्या हमें निकालना है? क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होता है ये? इसे क्या कहते हैं? इसे h से डिनोट किया जाता है। ये है क्या? ऊंचाई। इसे भी क्या कहते हैं? ऊंचाई। बात समझ में आ रही है? ध्यानपूर्वक देखना। उसे भी ऊंचाई कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? जो आपका ये है, क्या है? 2 पाई r। ये क्या है?
टू पाई आर। ये टू पाई आर कब बनेगा? जब बेलन बनाया जाता है। इसका मतलब क्या? जब बेलन बनाया जाएगा तो ये क्या होता है? एक वृत्त होता है। क्या होता है? एक वृत्त होता है। और इसे ही कहते हैं क्या? परिध। इसे ही कहते हैं क्या? परिध। तो बेलन क्या है? बेलन, बेलन का ये वृत्त है। और परिध किसे कहते हैं? टू पाई आर। यही परिध इधर भी है, यही परिध इधर भी है। तो टू पाई आर और ये एच। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए था, तो टोटल इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या आएगा? और क्षेत्रफल हमेशा गुणनफल में होता है, तो ये इसको जोड़ ले, गुणा कर लेते हैं टू पाई आर और साथ में इसको भी ले आते हैं एच। तो क्या बन जाएगा? टू पाई आर एच। ये आपका क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही टू पाई आर एच इधर भी होता है। टू पाई आर क्यों? क्योंकि दोनों सेम होते हैं, इसीलिए वृत्त दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा। इसीलिए क्योंकि ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई, तो ऊंचाई से एक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यही ऊंचाई यहाँ पर भी है। समझ में आई ना बात? क्यों? क्योंकि ऊंचाई चारों तरफ होती है ना, ऊंचाई चारों तरफ होती है ना। तो यही वृत्त दोनों ऊपर नीचे भी दोनों तरफ होती है, इसीलिए टू पाई आर और ये वाला एच जोड़ देते हैं, टू पाई आर एच तैयार हो जाता है। तो आपका सूत्र क्या बनेगा? टू पाई आर और एच। समझ में आया ना क्वेश्चन? अब आगे देखते हैं। क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है इसी में बात करते हैं। आगे ध्यानपूर्वक देखना है एक एक चीज। ये क्या था? बेलन बना था ना। ठीक, आगे किस पर बात करना देखते हैं। क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, अब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास उतना समय है नहीं। ठीक, तो उतना हम लिखेंगे नहीं इसको। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तक का आपने वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था। वक्र का क्षेत्रफल, इसका मतलब वक्र का मतलब जो चादर था उसका क्षेत्रफल आपने देखा था। अब ये कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? पूरा क्षेत्रफल, ऊपर भी नीचे, ऊपर का भी क्षेत्रफल, नीचे का भी क्षेत्रफल, और जो चारों दीवार हैं दीवारों का भी क्षेत्रफल, वो होता है संपूर्ण क्षेत्रफल। समझ में ना? तो संपूर्ण क्षेत्र का मतलब होता है ये वाले का क्षेत्रफल और ये वाले का क्षेत्रफल, और ये जो वक्र आपका दिया गया है इसका भी क्षेत्रफल। तो आपने अभी तक वक्र का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। तो वक्र का क्षेत्रफल क्या था? टू पाई आर एच। वक्र का क्षेत्रफल क्या था? टू पाई आर एच। अब संपूर्ण कह रहा है तो इसका मतलब दो वृत्त और हैं, साथ में दो वृत्त और निकल के आ रहे हैं। तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है? दो वृत्तों का क्षेत्रफल हमारे सामने। हेलो दोस्तों, अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बीच में थोड़ा लाइट चली गई थी इसलिए दिक्कत हो गया था। अब लाइट आ चुकी है, देखते हैं क्वेश्चन को हम देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जो वक्र का क्षेत्रफल होता है, और जो जैसे आप कोई बोतल देखे होंगे या ड्राम देखते हैं ना, जो वक्र को बना होता है, और संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब हो रहा है जो वक्र से बना हो और जो नीचे और ऊपर का तल्ला हो। ढक्कन, उसे ढक्कन, नीचे का तल्ला और ऊपर का ढक्कन, उसे हम ढक्कन कहते हैं। तो इसमें देखते हैं बेलन में एक तरीका ये भी हम निकाल सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखना है। ये है बेलन और ये है और ये है। ठीक, अब वो कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बाई चांस यहाँ पर ना देखें, हम यहाँ पर ना देखें तो ये क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है? टू पाई आर एच होता है। अब कह रहा है क्या?
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब हम निकाल सकते हैं? जबकि कोई एक ड्राम या के आकार में बनाया जाता। जैसे ये क्या है, एक क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या, एक चादर। इसी चादर को ऐसे जब घुमा दिया गया तो एक बेलनाकार बना। उसी बेलनाकार में जो ऊपर की होल होती है, जैसे मान लेते हैं अब इसको हमने मिला दिया तो ये बेलनाकार बन जाएगा, और फिर इसको जब मिला देते हैं तो ये बेलनाकार बन के तैयार। अब ये कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। तो एक बार इसको फिर से मिटाते हैं, ध्यानपूर्वक देखना है एक एक चीज। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ये क्या है, एक चादर है। जो चादर होती हैं उसे वक्र कहते हैं। वक्र का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। संपूर्ण कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब संपूर्ण कहेगा तो ये बन जाएगा क्या, ड्राम। ड्राम देखें ना, जिसमें पानी रखा होता है, वो उसे कहते हैं ड्राम। ड्राम में देखोगे ना तो ये इसमें अब हमें पानी भरना, तो ये जो पानी नीचे जाकर रुकेगा इसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। समझ में आई ना? यही कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल, और उसके साथ साथ ये पूरा क्षेत्रफल, और उसके साथ साथ ये पूरा क्षेत्रफल हमें निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है। आपने अभी तक का निकाल चुके हैं कि ये किसका क्षेत्रफल था, ये था वक्र का। अब हम निकालेंगे दो वृत्त हैं। दो वृत्त हैं कि नहीं, देखो ध्यानपूर्वक देखना। जो नीचे ढक्कन होता है, वो वृत्ताकार में बना होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से क्या होता है, πr² होता है, और यहाँ से एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। इसमें दो ढक्कन है, तो दोनों ढक्कनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2πr²। तो इसी में जोड़ देते हैं 2πr²। समझ में आए ना? तो ये क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें से क्या कुछ कॉमन हम ले सकते हैं? क्या कॉमन आपको मिलेगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, πr। तो क्या कॉमन हो जाएगा, 2πr। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा h, यहाँ पर बचेगा h, यहाँ पर बचेगा क्या, r। तो ये आपको टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आता। तो क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ से हम, 2πr ब्रैकेट में h + r। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को क्या करते हैं, बच्चे रटते हैं। आपको रटना नहीं है, बात समझ में है ना? कैसे, ध्यानपूर्वक देखना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब होता है सभी क्षेत्रफलों का। बात समझ में आई ना? तो जो ये ढक्कन और ये ढक्कन, इसका मतलब ये वृत्ताकार बनता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल और वक्र का क्षेत्रफल का मतलब चादर का क्षेत्रफल, सभी तीनों चीज़ों को जोड़ देते हैं, तब बन जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया ना बात? अब इसको स्क्रीन से लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। अब बात करते हैं आयतन पर। हम आयतन क्या होता है बेलन का, ध्यानपूर्वक देखना है। आयतन पर क्या है, ये आपका यही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, आयतन है ना, ये बेलन का आयतन। अब ध्यानपूर्वक देखते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन के आयतन का मतलब जैसे देख लेते हैं, ये और ये बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का मतलब ये होता है कि किसी जगह पर जो जितना स्थान घेरता है, जो कोई एक वस्तु किसी जगह पर रखा जाएगा, जितना स्थान घेरेगा वही बेलन का आयतन कहलाता है। मान लेते हैं ये हमारा एक समतल जगह है, इसी पर ही हमने एक बेलनाकार रख दिया है एक वस्तु, तो ये जितना जगह घेरेगा वही आयतन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यानपूर्वक देखिए। इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं हम, देखो
तो जो जितना स्थान घेरेगा वही आयतन होता है। तो ये एक स्थान ये घेर रहा है, दूसरा स्थान इधर से ये घेर रहा है, और तीसरा स्थान ये और ये घेर रहा है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं किसी चीज़ में आप जब छोटे थे तो क्या बनाते थे, गिलास। गिलास में माटी भर कर गिलास छापने का प्रयास करते थे, वही आयतन कहलाता है। बात समझे ना। जो गिलास होता है, जो गिलास के चारों तरफ से जितनी माटी उसमें आ रहा तो क्षेत्रफल हो जाता है, लेकिन जो चारों तरफ के बने होते हैं उसे हम आयतन कहते हैं। जितना उसका आयतन हो तो उसकी बाहर बाहर की दीवार, बात समझ में, वो आयतन कहलाता। जितना जगह घेरेगा तो वो माटी कितनी जगह घेरी थी वही आयतन कहलाता। ठीक, तो इसका आयतन हमें निकालना। तो इसका मतलब क्या होता है, इस ये जो बनी है इसका मतलब क्या, अभी इसमें केंद्र नहीं है, तो केंद्र जब नहीं होता तो क्या बनता है, पाई। और इसमें भी क्या बनता है, पाई। हमने क्या आपको बताया था कि पाई से बनता। और ध्यानपूर्वक देखना, आयतन, आयतन की बात हो रही है तो इतना ध्यान में रखना, आयतन में त्रिविमीय की आकृतियों में आयतन होता है। त्रिविमीय आकृतियों में इसका मतलब उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती हैं, तभी हम आयतन निकाल पाएंगे, अन्यथा उसका आयतन हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल दो विमीय आकृतियों से निकाली जा सकती है, लेकिन आयतन दो विमीयों की आकृतियों से नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयतन उसे कहते हैं जो जितना स्थान घेरता है, और स्थान घेरने में तीनों चीज का उपयोग जरूरी से जरूर होता है। समझे ना। मान लेते हैं कोई एक आटा लें आप, उस आटा में कोई एक थाली हो किसी चीज में आटा भर दें ठेस ठेस कर, उसी में एक गिलास दबाओ, उसी में एक गिलास धसाओ तो उसमें एक खोखला बन जाता। तो वही चीज जो जितना खोखला बन रहा, जितना आसान घेर रहा, वही आयतन कहलाता। तो उसमें ऊंचाई भी रहेगी, चौड़ाई भी रहेगी, लंबाई भी रहेगी ना। तो इसीलिए आयतन के लिए तीन विमीय आकृतियों से ही आयतन हम निकाल सकते हैं। तो इसमें तीन विमीय आकृतियां हैं। अब ध्यान पूर्वक देखें कौन कौन। ठीक, ध्यान से। एक तो आपका ये है जो कि h ऊंचाई, h ऊंचाई है। दूसरा आपका क्या है, ध्यान पूर्वक देखना, ध्यान पूर्वक। दूसरा आपका क्या है, यहाँ से जब केंद्र बनाते हैं तो ये क्या होती है, चौड़ाई, और ये क्या होती है, लंबाई। तो चौड़ाई और लंबाई दोनों हैं, तो इसका मतलब ये चौड़ाई ही लंबाई बन जाएगी। कब? जब चौड़ाई का 2 गुना कर देते हैं तो लंबाई तैयार होता है। समझ में ना। जब चौड़ाई का 2 गुना कर देते हैं तो लंबाई तैयार होता है। तो एक आर यहाँ से निकलेगा और एक आर यहाँ से निकलेगा। समझ में आई ना बात। उसके बाद ये जो किनारे किनारे होते, क्यों? क्योंकि किसी चीज में कोई वस्तु रखा जाएगा तो वो किनारे किनारे की भी दीवार तो बनाएगी, तो उसे हम पाई से डिनोट करते हैं। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। और आयतन, क्षेत्रफल और क्या है, आयतन क्षेत्रफल, ये हमेशा गुणनफल में होता है, इतना आपको ध्यान में रखना। तो इसी को निकाल सकते हैं यहीं से। देखो कैसे, क्या है, पहले क्या है, एक पाई। देखो वृत्त इधर भी बना रहा है, वृत्त इधर भी बना रहा है, लेकिन ये वृत्त नहीं माना जाएगा, इतना ध्यान में रखना। तो ये पाई, तो दोनों तरफ से एक पाई ले लेंगे। फिर उसके बाद हम एक आर यहाँ एक आर यहाँ माला मिलाकर गुणनफल में, लेकिन तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। और एक एच, ये भी तो एच है, और ये भी एक एच। एच का मतलब होता है ऊंचाई, तो इसी में एच जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब गुणनफल करेंगे, गुणा। तो ये आपका बनकर तैयार होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसी को बच्चे रटते हैं। आज आप हमारे चैनल में जुड़ जाएं, इंजॉय के साथ एक एक चीज समझकर पढ़ें। आपको सूत्र कभी भी रटना नहीं पड़ेगा जब तक हम रहेंगे। बात समझ में आई ना बात। देखते हैं ये आपको समझ में आया ना कि ये कैसे आया है। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या है हमारे सामने। अब आगे क्या है, खोखले बेलन का आयतन। हाँ, अब पूछ रहा है खोखले बेलन का आयतन क्या है। खोखले बेलन का आयतन।
अब ये कह रहा है कि खोखले बेलन का आयतन क्या होता है। अब ये भी तो होता है ना, एक खोखला भी बेलन हो सकता है ना, तो ध्यानपूर्वक देखना है। खोखला बेलन, मान लेते एक बेलन हम ये बना रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझना है, और एक बेलन ये है, और ये है, और ये है, ठीक, और ये आएगा, साथ में ये रहेगा। अब खोखला बेलन कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बीच में खोखला है, और खोखला होने का मतलब क्या है, पाइप। पाइप देखें ना, जो किसी बोरिंग में या किसी नाले में मोटी मोटी पाइप डाली जाती हैं, जैसे नाले में जो मोटी मोटी पाइप डाली जाती हैं जो किसकी बनी होती हैं, या मोरंग या सिरमिट से या गिट्टी की सहायता से बनाया जाता है, उसे चादर की मोटाई में बनाया जाता है ना, वही खोखला बेलन कहलाता है। बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो बेलनाकार में होता है, इतनी बड़ी बड़ी होती हैं और वो इतनी मोटाई की बनी होती हैं, वही खोखला बेलन है। तो उसी चीज का आयतन वो पूछ रहा है। अब ये होगा, अब ध्यान पूर्वक देखना है, यहीं पर क्या, यहाँ केंद्र होता है और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या होती है, उसके बाद और एक त्रिज्या यहाँ पर भी तो होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र से बाहर वाली परत के बिंदु को एक त्रिज्या कहते हैं, फिर केंद्र से जो अंदर, इसको थोड़ा और सही से कर देना, अच्छा दिखे। अब आपको समझ में आ रहा ना? ध्यानपूर्वक देखना है, एक एक चीज हम आपको समझाएंगे पर। तो ये त्रिज्या, तो इसको मान लेते हैं हम इस आर से, और इसको मान लेते हैं इस आर से, या R1 या R2, जो आपके मन में आए, R1 R2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन त्रिज्या है तो उसे R से ही डिनोट करना पड़ेगा, ठीक। तो एक त्रिज्या ये निकल के आया और दूसरी त्रिज्या ये है, तो इसका मतलब क्या, बड़े त्रिज्या और छोटे त्रिज्या, समझे ना। आगे चेक करते हैं, फिर क्या कह रहा है आगे, इसमें और बनाना पड़ेगा जो कि बेलनाकार है, ठीक। तो ये जाएगा यहाँ से, ठीक। अब बात समझ में आई ना। अब ये कह रहा है कि खोखले बेलन का आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है, जितना जगह घेरता है उसे ही आयतन कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये तो लिखा ही है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन। तो ये क्या है, बेलना बेलन का आयतन। अब इसी को एक खोखला बेलन बना दिया गया तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, और ये क्या है h, तो उसका आयतन का मतलब क्या पूछ रहा है, ध्यानपूर्वक देखना, क्या ये सब जगह पूछ रहा है आयतन। समझ में आ रहा है ना आपको, ये पूरे जगहों को पूछ रहा है, वो आयतन का मतलब हो रहा। क्यों? क्योंकि जितना ही जगह घेरेगी वही हमारा आयतन कहलाता है। समझ में ना, ये जितना जगह घेर रही वही आयतन, बीच का जो अंदर का होल होता है ये क्षेत्रफल कहलाएगा, उसको नहीं पूछ रहा। क्यों? क्योंकि आयतन की बात कर रही। तो ये है ऊंचाई और ये है, तो इसमें ध्यान पूर्वक देखें कि ये वाली जब लकीर मिटा देंगे तो दो, एक बेलन, और ये लगा रहेगी तो दो बेलन बन रहे हैं ना। इसी को दो बेलनों से हम ध्यान पूर्वक निकालेंगे, ठीक। ध्यान से कैसे, अब ध्यान से देखते हैं, जब हम ये वाले बेलन को छोड़ दें, ये जो अंदर का सिरा है इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये जो बाहर बाहर का सिरा बेलन बन जाएगा, जो बाहर बाहर का सिरा अब कैसे, ध्यान से देखें, यहाँ से ऐसे एक एक चीज़ अलग अलग करके हम सीखते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जब तक आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा। बात समझ में आई ना, पढ़ाने से मुझे कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करें, ठीक। तो ये मान लेते हैं कि ये जो बाहर वाला ये रेखा और ये रेखा ये पूरा है, ठीक। अब जो इसके अंदर बना था ये वाले रेखा को हम इसको थोड़ी देर मिटा लेते हैं, इसको थोड़ी देर मिटा देते हैं। जब इसको थोड़ी देर मिटाएंगे तो क्या होगा, अब इसका आयतन क्या होता है, क्या है, खोखले बेलन का आयतन, तो इसका आयतन क्या निकल गया, तो ये क्या है,
आर और ये क्या है एच, सॉरी ये एच बड़े लेटर का है और ये क्या है, ये आर है ना, आर बड़े लेटर में, क्यों, क्योंकि बड़े वाले का आर है ना, तो ये बड़े लेटर में आर और ये एच हो गया। अब ध्यान पूर्वक देखते हैं इसका आयतन क्या निकाला था, अभी हमने निकाला था, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्यों, क्योंकि पाई का मतलब ये होता है, ये इसको मिटा देते हैं, ये जो साथ में होते हैं ये, ठीक, और आर का मतलब ये होता है आर दो होते हैं, तो इसलिए आर के स्क्वायर, आर का दो होने का मतलब क्या हुआ, लंबाई और चौड़ाई दोनों आर ही हो सकती हैं। बात समझ में, क्यों, क्योंकि चौड़ाई भी वही आर है, लंबाई भी, देखो चौड़ाई को दो गुना किया गया तो लंबाई बन जाता है, ठीक, तो इसीलिए दो गुना करने का मतलब वहाँ पर आर ये और आर वो मिलाकर आर का स्क्वायर होता है, ठीक, तो ये आर का स्क्वायर हो गया। अब इसी में जब हम ये वाला बेलन बना दे, क्यों, क्योंकि खोखला बनाना है ना, अब हमें खोखला बनाना है, चलो लो ये बना ले, बाई चांस अब यहाँ पर देखें ऊपर मान लेते कि ये बनाना, अब हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए था, ओ सॉरी क्षेत्रफल नहीं आयतन, इसका चाहिए ना, क्यों, क्योंकि जितना जगह घेरेगा ना तो क्या करना, तो ये जो नीचे अंदर वाले का आयतन है, जो अंदर वाले का आयतन है, अब इनको लेना है, इसका मतलब ये क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए गोल इसमें बिंदी नहीं रखेंगे, ठीक, तो इसका आयतन अब हमें निकालना ये वाले बेलन का, तो ये वाले बेलन का इसका त्रिज्या क्या होता, आर, जो कि छोटे लेटर में आर है, तो इसका भी आयतन वही हो जाएगा, क्या लिख लेते हैं, क्या और क्या अंतर करना, क्यों, क्योंकि बड़े आयतन वाले से छोटे आयतन घटा देंगे तो पूरा आयतन निकल जाएगा, तो छोटे वाले बड़े वाले आयतन से छोटा आयतन घटाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में, क्यों, ये पाई ये वाला है रेड वाला, आर का मतलब दो त्रिज्या होती हैं छोटे लेटर वाले, और एच आपकी सेम है, एच आपकी ऊंचाई दोनों सेम है, तो इसी में कुछ कॉमन ले लेते हैं, जो होगा वो कर ले, क्या कॉमन है, पाई कॉमन, एच कॉमन है, पाई और एच कॉमन, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही सूत्र बनकर तैयार होता है, तो इसी को बच्चे रटते हैं। आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन सूत्र या कुछ भी रटना नहीं है, एक एक चीज़ हम समझकर पढ़ेंगे कि खोखले बेलन का आयतन कैसे निकाला जा सकता है, बड़े बेलन के आयतन से छोटे वाले बेलन का आयतन घटा देते हैं तो खोखले बेलन का आयतन मिल जाता है। बात समझ में आई ना, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब हम बड़े बेलन के आयतन को छोटे बेलन के आयतन से घटाएंगे तो यही बचेगा, ठीक, और इसी को हमने सूत्र बना दिया पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसमें दो त्रिज्या दी रहेंगी, ऊंचाई आपकी सेम रहेगी, त्रिज्याएं सेम नहीं है, बराबर भी नहीं है, समान में नहीं है, ठीक, अलग अलग, क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं दो हैं, क्योंकि जो अंदर का सेम होता है और जो बाहर की त्रिज्या होती है अलग अलग है, ठीक, तो ये हो चुका है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है, तो इसका सूत्र ये इसके सामने लिखा है, ठीक, हो गया ना काम, ठीक, अब इसको हम कर सकते हैं ना। अब इसी पर हम क्या क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक, ध्यानपूर्वक हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन है। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, एक एक चीज़ एक एक शब्द का मतलब, क्यों, क्योंकि आपको सीखना है, पढ़ना है नहीं, सीखना है, तो एक एक शब्द का मतलब समझें, ठीक, ध्यानपूर्वक। 2.5 मीटर त्रिज्या वाले 45 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। अब ध्यानपूर्वक चित्र से समझें, क्या कह रहा है, 2.5 मीटर त्रिज्या वाले, तो मान लेते त्रिज्या ये क्या है 2.5 मीटर त्रिज्या वाले, उसी के त्रिज्या वाले 45 मीटर गहरे, तो चलो 45 मीटर गहरे चलते हैं, ये दिया गया क्या 45 मीटर गहरे नीचे चलना, गहरे का मतलब क्या हुआ, गहरे नीचे जाना, 45 मीटर गहरे कुएं की खुदाई। अब ये बताएं
कुएं की खुदाई करना है तो कुआं कैसे होता है, गोलाकार में खोदा जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है, एक बेलनाकार में खोदना। तो ये तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, आगे और देखें। अब आगे इसके साथ देखिए, ये इतना त्रिज्या है और इतना ही त्रिज्या और आगे हम बढ़ाएंगे तो ये गोलाकार खोदा गया क्या, कुआं, जो कि 45 मीटर गहरा और 2.5 मीटर की त्रिज्या से। बात समझ में आई ना, तो इसी को क्या बना लेते हैं, कुआं। अब बात समझ में आई ना बात, ये आपका क्या है, कुआं। अभी ये क्या कह रहा है, खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, इसका मतलब क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसमें क्या निकालना है। ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा कि कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, इसका मतलब क्या हुआ, जितना वो जगह घेरेगा उतनी ही मिट्टी तो प्राप्त होगी। जैसे मान लेते एक गिलास में पूरा फुल पानी है, पूरा फुल पानी भरा हुआ है, तो हम आपसे कहें एक पाइप की सहायता से वो पानी अपने मुंह में खींच के ले जाएं, मुंह में पाइप की सहायता से खींचकर पिए सांस से। फिर जब वो पानी खाली करेंगे तो क्या चीज़ खाली किया आपने, बताएं क्या चीज़ खाली किया आपने, क्यों, जितना पानी जगह घेरे था वही क्या था, आयतन, वही क्या था, आयतन। जैसे बाई चांस गिलास है नहीं ना, नहीं हमको दिखाते आपको, ठीक, गिलास में जो पानी भरा होता है, जितना पानी खींच लेते हैं, पूरा पानी जब खींचते हैं तो जितना पानी जगह घेरे था वो होता है आयतन। तो उतनी पूरी मिट्टी भरा हुआ था भी, ये पूरा मिट्टी भरा हुआ है और तो इसको खोद खोद कर निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या निकालना है, आयतन। क्योंकि जितना जगह घेरी है मिट्टी वो भी कितने में, 2.5 मीटर त्रिज्या के और 45 मीटर गहरे में। तो जितना मिट्टी खोद कर निकाला गया वो चारों तरफ से क्या है, आयतन। तो उसका हमें क्या निकालना है, और किसका आयतन, बेलन का आयतन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। हाँ, अब एक बात और ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया गया है पहले ये लिख लेते हैं। आर का मान क्या है, 2.5 मीटर, यूनिट का भी ध्यान में रखना है, और 45 मीटर गहरे, 45 मीटर गहरे का मतलब एच की लंबाई क्या है, 45 मीटर गहरे। अब क्या पूछ रहा है, हमें निकालना क्या है, मिट्टी कितनी प्राप्त होगी, इसका मतलब आयतन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है, अभी हमने इससे पहले जस्ट तुरंत ही आपको समझाया था आयतन क्या होते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं इसी में, इसका मतलब होता है पाई, और इसका मतलब होता है एच, और इसका मतलब होता है आर। तो एक पाई ये और एक आर यहाँ से और दूसरा आर ये वाला मिलाकर क्या होता है, आर स्क्वायर, और गुणे ये एच, तो क्या निकल के आता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसी में सब चीज़ मान रखो, खटाखट आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या आएगा, पाई का मान क्या होता है, 22/7, गुणे आर का मान क्या दिया गया है, 2.5 गुणे 2.5 गुणे एच का मान क्या दिया गया है, 45 मीटर। बात समझ में आई ना, 45 मीटर। अब ध्यानपूर्वक देखें कि इसको अब हल करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 22/7 गुणे 2.5 गुणे 2.5 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से जब हम यहाँ समझे, ये लिखा है और बीच में पॉइंट लगा तो होता है, क्या करते हैं, इसको 25 लिख देते हैं, और पॉइंट है तो इसको 1 लिखते हैं, और पॉइंट के दाहिने तरफ जितने अंक उतने जीरो, तो कितने अंक हैं, 0, तो ये आपका क्या आया, 25/10 गुणे, इसको भी लिख सकते हैं 25/10 गुणे 45। ये आपको एकदम बाकायदा समझाने के लिए लिखा गया है, इसको हम डायरेक्ट काट के अभी लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसी में जो कट रहा है उसको काट पीट लेते हैं हम। ध्यानपूर्वक देखना क्या चीज़ कटेगा, इसको काटो, 11 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ठीक, और 5 एक कम 5, 5 25, ये भी कट गया। अब क्या बच रहा है, इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45। अब कुछ भी कटेगा नहीं,
जो नहीं कट रहा उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा सकते हैं ना, ठीक। अब हमारे पास जगह नहीं है, हम यहाँ पर देखते हैं इस डिब्बे के अंदर, ध्यान से देखना क्या बच रहा। 7 यहाँ पर बचेगा, ओ सॉरी 11 यहाँ पर बच रहा, 5 यहाँ पर बच रहा, 25 यहाँ पर और 9 यहाँ पर। देखो ये 2 से 9 नहीं कटेगा, ये 2 से 25 नहीं कटेगा, ये 2 से 5, ये 2 से 5 11 नहीं कटेगा। तो क्या क्या बच रहा है, 11 गुणे 5 गुणे 25 और गुणे 9 बटे में क्या बच रहा है, बटे में 7 दूनी 14। अब ये बच रहा है तो इसको हमें अब काटना है। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। ध्यान से देखना है, 11 गुणे 5 नवा 45 गुणे 25 अब बटे 14। अब इसी को जब गुणा करेंगे, ध्यानपूर्वक देखना एक एक चीज़, जब इसको हमने गुणा किया तो आपका क्या आएगा। इसको मिटा सकते हैं ये चित्र, ठीक, चित्र मिटा रहे, कोई दिक्कत तो है नहीं ना आपको समझने में। चलो ठीक, चित्र नहीं मिटाते हैं, कहाँ पर लिख लें, हाँ इसको मिटा सकते हैं ना, ये चित्र, ये वाला, ये चीज़ देखो अब यहाँ से, ठीक। तो ये जब 11, 45 और 25 को तीनों को जब गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, 12,375 बटे 14। इसको गुणा कर लेना, क्यों, क्योंकि अभी गुणा कराएंगे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक। तो एक एक चीज़ आप छोटी छोटी चीज़ गुणा कर सकते हैं। जब इसको गुणा किया 12,375 आपका आएगा बटे 14। जब इसको हमने जब भाग किया तब आपका आएगा 88.3.928, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्या है, निकाला गया क्या है, आयतन, और किस में दिया गया है, भुजा, मीटर में, तो क्या निकल के आएगा, मीटर क्यूब। यूनिट का भी ध्यान में रखना, ठीक। और इसको जब काटा गया तो ये आया था क्या, 883.928, ठीक। यहाँ से काटा गया तो ये आपका आया था और ये आपका क्या था, पाई। समझ में आया ना, ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं इसी तरह के। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलन का संपूर्ण, कह रहा है ध्यानपूर्वक देखना, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, फिर उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ आए ना। और किसका, बेलन का। अभी तक हमने आपको पढ़ाया था, ठीक। इसमें लिख लेते, जो दिया गया पहले उसको ज्ञात करें। क्या दिया गया, आर का मान क्या है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या दिया गया है आपका, 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या वो कह रहा होता, क्या कह रहा, जो देखना है क्षेत्र मिति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दिया होता है पहले हमें वही ज्ञात करना होता है। तो हमें क्या दिया गया था, त्रिज्या ज्ञात कर चुके हैं, ऊंचाई दिया तो ऊंचाई ज्ञात कर चुके हैं। अब क्या ज्ञात करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, ध्यान से, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये क्षेत्र लिखा था, समझ में आ रहा है ना, फिर से लिख देते हैं, अच्छा पूरा ही, क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर। अब बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, अभी ही आपने निकाला था, तो क्या होता है आगे लिख लेते हैं हम, क्या, 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या होता है, ध्यान से अभी ही निकाला था। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। और ये कैसे निकाला गया तो इसको अभी हमने आपको समझा चुके हैं, ठीक। अब ध्यान से देखना, इसी सूत्र में सब चीज़ रख लो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। ध्यान से रखते हैं इसी में, हाँ क्या है आगे, ठीक। तो ये क्या है, 2 पाई, इसको सही बना देते हैं, पाई आर का मान क्या है, कितना दिया गया है, 5 गुणे 5 ब्रैकेट में आर का मान 5 प्लस एच का मान 10, ठीक। ध्यानपूर्वक देखना, छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। ये क्या होगा, 5 दूनी 10 पाई, ब्रैकेट में क्या होगा, 5 10 मिलाकर 15,
जब ये अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 कम 15, 150 पाई, 150 पाई। ये आपका क्या निकल के आया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और किसमें दिया गया यूनिट, सेंटीमीटर में। तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हरदम स्क्वायर में डिनोट किया जाता है, आयतन हरदम क्यूब में, इतना ध्यान में रखना। तो यही होगा क्या आपका आयतन। आप पाई का मान खुद से रख सकते हैं। अब क्या और क्या कह रहा था, संपूर्ण तो हो गया है, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो इसको कहाँ पर निकालें, यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी ही हमने ज्ञात किया था, क्या होता है, 2πr/h। इसी में आप मान रख लें, आपका आंसर। ठीक, ध्यान से देखते हैं, रखते हैं इसी में। 2 गुणे पाई का मान अभी मत रखो, गुणे आर का मान 10, सॉरी आर का मान 5 दिया गया है ना, आर का मान 5 गुणे एच का मान है 10। पाई का मान हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि जब पाई का मान रखेंगे तो भी काटना पीटना पड़ेगा, तो वो आप पाई का मान रख के काट पीट सकते हैं। ठीक, तो क्या आएगा, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 5 दूनी 10 और 10 दहमा 100, 100 पाई। और ये 100 पाई क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सिर्फ बेलन के चादर का क्षेत्रफल होता है वक्र, तो उसी क्या आया है आपका 100 पाई। और किसमें था, किसमें भुजाएं दी गई थी, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आयतन और एक सूत्र, आपका सूत्र नहीं, ये क्या है, आंसर है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लगाया गया, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लगाया गया, और दोनों कह रहा था निकालने के लिए, तो ये हम दोनों निकाल चुके हैं। तो इसी पर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक और एक एक शब्द का मतलब समझकर आपको इसको लगाना है, नहीं तो आप कभी भी मेंसुरेशन के सूत्र या क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा इसमें क्या चीज़ ज्ञात करना है। ठीक, इसलिए ध्यान से देखें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3344 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करो। अब ये बेलन की ऊंचाई पूछ रहा, अभी तक का बेलन का ऊंचाई त्रिज्या दिया होता था, हमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना पड़ता था, लेकिन अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या भी दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यानपूर्वक देखें, तो जो दिया है उसे पहले लिखते हैं, जो दिया है उसे पहले हम लिखते हैं। तो क्या दिया गया, त्रिज्या, पहले आप त्रिज्या लिख लें, त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब आगे क्या दिया गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं हम। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, कितना दिया गया है, 3344 सेंटीमीटर, इसको बाद में लिखेंगे। ठीक, अब इतना दिया गया, और क्या निकालना है हमें, बेलन का ऊंचाई। अब ये दिमाग आपको लगाना है कि बेलन की ऊंचाई कहाँ से हमें प्राप्त होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमें कि बेलन की ऊंचाई कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, और क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ दिया है। देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया और आर का मान दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो ऊंचाई ज्ञात करना है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र से ही ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दिया गया है।
तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में h प्लस r होता है, बराबर दिया गया है कितना? 3344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट दोनों अब सेम रहेंगे। क्यों? बात समझ में आ रहा है ना? ठीक। अभी लेकिन सेम नहीं है, ये सिर्फ स्क्वायर में और ये सेंटीमीटर में। लेकिन कब, देखो ध्यान से, कब हमारा सेम होगा? लिख लेते हैं, क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या है? सिर्फ अभी कुछ इसमें निश्चित नहीं किया गया ये क्या आएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। जो मान पता है उसको मान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, रखते हैं थोड़ा थोड़ा। 2 पाई का मान अभी मत रखो, क्योंकि जब पाई का मान रखेंगे तो ज़्यादा काटना पीटना पड़ेगा, तो आप काट पीट सकते हैं। ठीक, 2 पाई आर का मान क्या आएगा? 14 ब्रैकेट में h का मान निकालना है, प्लस r का मान क्या आएगा? 14 बराबर ये क्या आएगा? 3344। अब यहाँ पर जब ये 14 यहाँ पर रखा गया तो ये क्या है? सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर इधर है और 1 सेंटीमीटर इधर है। ध्यान से देखें पहले, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर, तो ये सेंटीमीटर से और ये स्क्वायर का काम खत्म। ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर की स्क्वायर का काम खत्म। तो क्या बच रहा? सिर्फ सेंटीमीटर बच रहा। तो जो भुजा आपका आएगी वो सेंटीमीटर में रहेगी। ध्यानपूर्वक, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। फिर ध्यान से देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। ठीक, तो ये आया। अब इसी को हल कर लेते। क्या आएगा? क्या आएगा? 14 दूना 28 पाई ब्रैकेट में h का तो मान हमें निकालना नहीं है। जब हम h का मान हमें निकालना नहीं है तो इसको लिख लेते हैं ऐसे ही। h का मान निकालना है ना, इसी तो, क्योंकि h ऊंचाई थी तो पूछ रहा है ना। आगे देखते हैं इसको। अब ध्यान से देखना, अभी इससे इसमें गुणा करा लेते हैं और इससे इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, ध्यान से 28 से इसमें जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 28 पाई और h। ठीक, 28 पाई और h। अब ध्यान से देखें, जब यहाँ पर पाई भी आ रहा है तो इसका मान यहाँ पर हम रख सकते हैं। पाई का मान रख लें, ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, सरल हो जाएगी ज़्यादातर। ठीक, तो पाई का मान यहाँ से हम रख लेते हैं। आर का मान क्या था? 14 दूना 28 हो जाएगा और पाई का मान 22/7। और ये 7 से इसको काट सकते हैं तो क्या आएगा? ध्यानपूर्वक देखना है। यहीं पर 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? कितना? 88 ब्रैकेट में h प्लस 14 बराबर 33 और 44, 3344। अब इसी को क्या करना? गुणा भाग कर लेते हैं। 88 से इसमें गुणा कराएंगे तो 88 h आएगा, प्लस इसमें कराएंगे और 88 और 14 को जब गुणा कराएंगे, इसको भी मत गुणा करो, लिख लेते। हो सकता है कहीं अभी काटना पीटना पड़ जाएगा तो ज़्यादा काट पीट सकते हैं। ठीक, जब इसको हमने किया तो ये आया बराबर 3344। ठीक, ये नीचे जगह नहीं, अब ऊपर देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखते हैं इस डिब्बे में, ध्यानपूर्वक देखना है कि एक चीज़ का। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा? अब हमारा हमें h का मान चाहिए था, तो ये 88 गुणे h यहीं रहेगा, 88 गुणे h यहीं पर रहेगी, ये बराबर लगेगा। और ये क्या है? इधर 3344 है। अब ये 88 गुणे 44 जो टोटल ये किस में है? प्लस में। उधर जाएंगे तो ये आ जाएंगे माइनस में। 88 गुणे 44 तो 88 और h, देखो यहीं से हम h का मान निकाल लेते हैं पहले ही। तो h का मान थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। h का मान क्या आएगा? 3344 माइनस, अब 88 गुणे 14, 88 गुणे 14 को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1232। 1232 आपका इसका गुणनफल आएगा। अब बटे ये क्या आएगा? 88। अब जब इसको और हल करेंगे तब इसमें से हम घटा लेते हैं। क्या आएगा? 4 से 2 जाएगा 2 आएगा, 4 से 2 जाएगा 2, 4 से 3 जाएगा 1 और 3 से 2 जाएगा, ध्यान से घटाना, 3 से 2 जाएगा 1 और 3 से 1 जाएगा 2।
तो क्या आएगा 21, 12 इसका मतलब 2112/88। जब इसको आप काटेंगे, हमारे नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। ठीक, इसको जब काटेंगे तो यहीं पर काट लेते हैं। ठीक, तो क्या आएगा, हाँ 88, 88 दूना, हाँ 88 दूना 2 बार जा सकता है। जब दोनों 88 से काट रहे हैं तो क्या आएगा टोटल, 88 एक कम 88, ये कट जाएगा 2 बार, फिर एक बच जाएगा, हो जाएगा ठीक 4 बार कट जाएगा। तो 88 चौका 88 चौवासवा होता है 2112। तो ये क्या है एच का मान, यहाँ से क्या मान निकल के आएगा एच का मान, एच बराबर 24 ये सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने आपको समझाया था कि 1 सेंटीमीटर से उधर 1 सेंटीमीटर ख़त्म हो गया तो इसलिए सेंटीमीटर बच जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 था, तो इसका आंसर क्या आएगा, एच का मान कह रहा था निकालने के लिए तो आपका आ गया। तो यहाँ से लिख लेते हैं एच बराबर क्या था 24 सेंटीमीटर, यही होगा क्या आपका आंसर। ठीक, इसको काट पीट लेना, हमने डायरेक्ट इसको काट दिया है। 88 एक कम 88, 88 दूना जब काटेंगे तो ये आया 8 दूनी 16। देखो दूना का मतलब क्या होता है, 8 दूनी 16 6 हासिल आया एक, देखो 8 दूनी 16 6 हासिल आया एक, 8 दूनी 16 16 17 176, और यहाँ पर 211 2 बार गया तो 176 आया, फिर जो हासिल बचा उसमें जोड़ा गया तब 4 बार कट जाएगा। 88 चौके जितना होता है उसको लिख लेंगे, फिर 88 चौका जब काटा गया तो आपका एक 24 आ चुका है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट वो ले सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे इसको किया गया है। इसमें कुछ है नहीं, बस मतलब आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ दिया गया, क्या चीज़ निकालना है। ठीक, तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक, क्योंकि एंजॉय कब आता है पढ़ाई में, जैसे हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें मज़ा कब आता है, जब एक एक शब्द का मतलब समझ में आए। जैसे हम कहीं पढ़ रहे हैं फंस जाएंगे तो वहाँ पर दिमाग क्या कहे हटाओ दूसरा पढ़ लें, वहाँ पर ओवर होने लगता है, अरे समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए वहाँ पर एक एक चीज़ का मतलब समझ, जैसे मेंसुरेशन हम सूत्र लगा रहे हैं, मेंसुरेशन के एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, सूत्र ही नहीं पता है तो उसको हटाओ दूसरा लगाना पड़ेगा ना फिर। तो इसीलिए सूत्र निकालना सीखें, इसीलिए हम सूत्र उसी समय आपको निकाल कर दिखा देते हैं और सूत्र से कैसे कैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसी तरह की, समझ में आए ना। तो आगे हम बात करेंगे कल कि कल किस पर होगा चर्चा। आज यहीं तक रखते हैं। ये क्या था, बेलन पर। तो बेलन पर आपको सब समझ में आया होगा कि बेलन कैसे होते हैं, सूत्र कैसे निकाला गया है। इसका सूत्र आपको याद नहीं करना है, समझना है सिर्फ। चित्र के माध्यम से सूत्र कैसे निकाला जा सकता है उसको समझ लेना। ठीक, हमने अभी पढ़ाया है आपको। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।